गुड आफ्टरनून। आप सभी का इस ऑनलाइन लेक्चर शो में स्वागत है। और एक बार फिर से कोरोना का संकट अपने यूनिवर्सिटी पे गहरा गया है, जिसकी वजह से 10 तारीख तक यूनिवर्सिटी को फिलहाल शट डाउन किया गया है। और तब तक जितने भी लेक्चर हो सकेंगे हम आपके ऑनलाइन लेंगे। और उसी सिलसिले में ये आज पहला लेक्चर है ओलिगोपोली मार्केट सिचुएशन पर, जिसमें हमने जब ऑफलाइन लेक्चर लिया था तो आपसे कार्टल्स का डिस्कशन किया था। कॉल्यूसिव ओलिगोपोली में का एक फॉर्म है कार्टल, और कार्टल में दो सब केसेस हमने आपसे शेयर किए थे। एक था कार्टल एमिंग एट जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा था कार्टल एमिंग एट शेयरिंग ऑफ द मार्केट। और दूसरा फॉर्म कॉल्यूसिव ओलिगोपोली का प्राइस लीडरशिप मॉडल्स था, और उस प्राइस लीडरशिप मॉडल्स को हमें शुरू करना था जब ये यूनिवर्सिटी बंद हो गई। और इसलिए उसी प्राइस लीडरशिप मॉडल्स की शुरुआत अब हम करते हैं। और यहाँ पे हमने एक बैकग्राउंड आपको दिया इंट्रोडक्शन के रूप में, और इसमें लिखा हुआ है कि प्राइस लीडरशिप इज एन अदर फॉर्म ऑफ कॉल्यूसिव ओलिगोपोली where one of the firm acts as a leader and sets the price while the other firm tacitly follows the price set by the leader। यानी प्राइस लीडरशिप जो है ये एक दूसरा फॉर्म है कॉल्यूसिव ओलिगोपोली का, जहां एक फर्म जो है वो लीडर के माफिक काम करती है और वो प्राइस चेंज या प्राइस अनाउंसमेंट करती है और बाकी फर्म्स उसको फॉलो करती है। और वो जो फॉलो करती हैं दैट टेसिटली फॉलो द प्राइस सेट बाय द लीडर। यानी ओपन कॉल्यूजन यहाँ भी अलाउड नहीं है, क्योंकि बहुत से कंट्रीज में एंटी ट्रस्ट लॉज हैं और बहुत से कंट्रीज में मैंने आपको बताया ओपन कॉल्यूजन जो है, ओपन एग्रीमेंट अमंग फर्म्स, वो एक प्रकार का मोनोपोली मार्केट सिचुएशन को एस्टेब्लिश करता है, और इसलिए वो लीगली अलाउड नहीं है डिफरेंट कंट्रीज में। यहाँ पे वो बात लिखी है कि ओपन कॉल्यूजन अमंग फर्म्स इज नॉट लीगली अलाउड इन डिफरेंट कंट्रीज। तो इसलिए यहाँ पे भी जो एक फर्म लीडर के माफिक काम कर रही है और बाकी फर्म्स जो प्राइस वो अनाउंस कर रही है उसको फॉलो कर रहे हैं, वो टेसिटली फॉलोइंग है। ओपन एग्रीमेंट या ओपन कॉल्यूजन अमंग फर्म्स इज नॉट अलाउड। और तीसरी बात जो यहाँ स्लाइड में लिखी गई है कि अगर फर्म्स आइडेंटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं विच आर आइडेंटिकल एंड सेम, तो प्राइस चार्ज शुड आल्सो बी सेम। तब उस केस में जो प्राइस है डिफरेंट फर्म्स चार्ज करेंगे वो भी सेम होना चाहिए। लेकिन अगर डिफरेंट फर्म्स डिफरेंशिएटेड गुड बना रही हैं तो प्राइस तो सेम नहीं रहेगा उस केस में, लेकिन डायरेक्शन ऑफ चेंज, प्राइस चेंज शुड बी सेम। और यहाँ इस स्लाइड में जो दूसरी बात लिखी है वो ये है कि ये कहना आसान है कि जो प्राइस लीडर तय करेगा बाकी फर्म्स उसको फॉलो करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस में ये इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है कि बाकी फर्म्स टेसिटली उस प्राइस को एक्सेप्ट कर लेंगी जो एक फर्म ने अनाउंस किया है, क्योंकि कई बार ये निश्चित करना मुश्किल होता है कि बाकी फर्म्स कितना प्राइस चार्ज करेंगे। जब तक कि कोई इनफॉर्मल एग्रीमेंट, म्यूचुअल कन्वर्सेशन फर्म्स के बीच में ना हो कि कितना प्राइस वो लोग बढ़ाएंगे। अगर एक फर्म कीमत बढ़ाती है तो क्या पूरा, अगर 15 रुपए से कीमत बढ़ाती है तो क्या पूरा 15 रुपए बढ़ाएंगी या कम ज्यादा करेंगे। और ये तब तक निश्चित करना संभव नहीं है जब तक कि कोई इनफॉर्मल एग्रीमेंट प्राइस बढ़ाने के पहले ना हो। और इनफॉर्मल एग्रीमेंट के लिए कहीं ना कहीं फर्म्स के बीच में म्यूचुअल कन्वर्सेशन होना चाहिए, और अगर म्यूचुअल कन्वर्सेशन होता है तो वो भी एक तरह का फिर टेसिट अंडरस्टैंडिंग फर्म्स के बीच में नहीं रह जाती है, वो भी एक तरह का पार्शियली ओपन कॉल्यूजन फर्म्स के बीच में उसे कहा जाएगा। और एक तरीका
इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने का है कि इनफॉर्मल एग्रीमेंट ना हो। और वो तरीका ये है कि कोई एक फर्म जो है वो थोड़ी कीमत पहले बढ़ाए और ये देखे कि बाकी फर्म्स उसको अडॉप्ट करती हैं कि नहीं। तो वो एक तरह का, उसे हम लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं प्राइस सिग्नलिंग। तो प्राइस सिग्नलिंग इज अ फॉर्म ऑफ टेसिट अंडरस्टैंडिंग, यहां लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में कि प्राइस सिग्नलिंग इज ए फॉर्म ऑफ टेसिट अंडरस्टैंडिंग अमंग फर्म्स टू फॉलो द प्राइस चेंज एज अनाउंस्ड बाय द लीडर यूजुअली थ्रू अ प्रेस रिलीज। कि एक फर्म जो है, कोई भी एक फर्म जो तमाम फर्मों को मार्केट में लीड कर रही है, वो प्रेस रिलीज के थ्रू प्राइस चेंज को अनाउंस करती है, तो उसे हम प्राइस सिग्नलिंग कहते हैं। तो प्राइस सिग्नलिंग एक तरह का मेथड है टेसिट अंडरस्टैंडिंग फर्म्स के बीच डेवलप करने का, कि एक फर्म ने कीमत बढ़ाई। अक्सर हम देखते हैं बैंक जो हैं, कोई एक टॉप बैंक पहले कीमत बढ़ाता है, स्टेट बैंक है या HDFC बैंक है। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस स्टेट बैंक का है, लेकिन HDFC बैंक की ग्रोथ भी पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी है और नंबर 2 का बैंक है इस समय टोटल बिजनेस के हिसाब से। ICICI बैंक भी बहुत बड़ा बैंक है, पिछले कुछ सालों में बिजनेस बहुत बड़ा है। तो कोई भी एक बैंक मान लीजिए प्रेस रिलीज के थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर मार्जिनली बढ़ाता है, तो बाकी फर्म्स उसको अडॉप्ट करती है या नहीं। अगर उतना ही अडॉप्ट करेंगे तो ये एक तरह का सिग्नल है कि एक फर्म क्या चाह रही है और बाकी फर्म्स उसको फॉलो कर रही हैं कि नहीं। तो वही चीज यहाँ लिखी है कि प्राइस सिग्नलिंग इज ए फॉर्म ऑफ टेसिट अंडरस्टैंडिंग अमंग फर्म्स टू फॉलो द प्राइस चेंज एज अनाउंस्ड बाय द लीडर यूजुअली थ्रू अ प्रेस रिलीज। कि प्रेस रिलीज के माध्यम से एक फर्म मूल्यों में परिवर्तन को अनाउंस करती है और बाकी फर्म्स प्रेस रिलीज के माध्यम से, और ये देखती है कि बाकी फर्म्स उसको फॉलो करती है कि नहीं। और अगर बाकी फर्म्स उसको फॉलो करें, एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार, ताकि ये पैटर्न स्टेब्लिश हो सके। जो प्राइस सिग्नलिंग का पैटर्न है वो स्टेब्लिश हो सके, और अगर वो पैटर्न स्टेब्लिश हो जाता है तब हम उसे प्राइस लीडरशिप की संज्ञा देते हैं। तो प्राइस सिग्नलिंग जो है वो कोई एक फर्म करती है, और अगर बाकी फर्म्स उसको बार बार अडॉप्ट करती है, if one firm repeatedly announces the change in the price and the other firms in the market follow the price change announced by the leader, and if this pattern gets established, then it is called price leadership. तब हम उसे प्राइस लीडरशिप कहते हैं। तो प्राइस सिग्नलिंग और प्राइस लीडरशिप में डिफरेंस है। प्राइस सिग्नलिंग जो है, इट इज वे ऑफ कम्युनिकेटिंग how a particular firm wants other firms to change the price, and in order to ensure that other firms also follow the same, it announces a price change through a press release and see whether other firms follow or not. And if this repeated action, say after a gap of 6 months or 1 year, if this repeated action gets established, then we call it as a price leadership model. तब हम उसे प्राइस लीडरशिप कहते हैं। Otherwise, it is simply called as the price signaling. So, price signaling is basically to convey information about what a particular firm wants in the market. कई बार हम लोग ने देखा है मारुति कार या बजाज मोटरसाइकिल या हीरो होंडा ग्रुप का जो
टू व्हीलर है, ये लोग प्राइस चेंज को अनाउंस करते हैं, प्रेस रिलीज की हम लोग 1 अप्रैल से प्राइस बढ़ाने जा रहे हैं, और अगर बाकी फर्म्स भी उसको फॉलो करती हैं, और एक बार नहीं अगर ये प्रवृत्ति बार बार हो, तो जो प्राइस सिग्नलिंग है वो प्राइस लीडरशिप का फॉर्म ले लेता है। यानी एक फर्म जो है मार्केट में प्राइस लीडर की तरह काम कर रही है और बाकी फर्म्स उसको फॉलो कर रहे हैं। तो प्राइस सिग्नल तो खाली ये है कि व्हाट एक्शन पर्टिकुलर फर्म इज गोइंग टू टेक इन द फ्यूचर, इट हैज given its mindset to other firms. Now it is for the other firms to look into whether to adopt that mindset or not. And usually in the market, other firms follow the suit, other firms follow the same process what is announced by their leader. And if this pattern over a particular time period gets established, then it is called price leadership. तो कई बार ऐसा लगता है कि जब हम पढ़ते हैं कि प्राइस लीडरशिप मॉडल ये सब थ्योरेटिकली रेलिवेंट है, प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली रेलिवेंट है। और प्रैक्टिस में टेसिट अंडरस्टैंडिंग डेवलप इस तरह से कर सकती है फर्म कि एक पर्टिकुलर फर्म प्राइस अनाउंस करे और देखे कि बाकी फर्म्स क्या करती हैं, और अगर ये पैटर्न रिपीटेडली फॉलो हो तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइस सिग्नलिंग है वो प्राइस लीडरशिप का फॉर्म ले लेगी। जो फर्म प्राइस चेंज अनाउंस करती है, द फर्म विच अनाउंसेस द प्राइस चेंज, जो फर्म प्राइस चेंज अनाउंस करती है वो या तो लो कॉस्ट फर्म होगी, यानी मार्केट में वो फर्म होगी जिसकी कॉस्ट जो है सबसे कम है, या डोमिनेंट फर्म होगी, या बैरोमेट्रिक फर्म होगी। और इस तरह से प्राइस लीडरशिप मॉडल्स के 3 फॉर्म्स हो सकते हैं। एक है लो कॉस्ट, यहाँ पे दिया हुआ 3 फॉर्म्स हो सकते हैं। एक है लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप मॉडल, जहाँ पे वो फर्म जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन सबसे कम है। दूसरी है डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडरशिप मॉडल, वो फर्म जो मार्केट में डोमिनेट करती है, जैसे मैंने बताया कि स्टेट बैंक इज अ डोमिनेटिंग फर्म। लो कॉस्ट के लिहाज से HDFC बैंक कैन बी अ लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप फर्म, क्योंकि वहाँ कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन लो है एज कंपेयर टू अदर पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट बैंक। और बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप मॉडल की एक फर्म बैरोमीटर की तरह काम करती है, जरूरी नहीं है कि वो लो कॉस्ट हो या डोमिनेंट फर्म हो, वो कोई भी फर्म हो सकती है। तो ये 3 फॉर्म है प्राइस लीडरशिप मॉडल्स के, और इनमें से एक एक करके हम इन तीनों मॉडल को डिस्कस करेंगे। पहला है लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप मॉडल, और यहाँ पे ऊपर हमने डेफिनेशन दी हुई है लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप मॉडल की, कि लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप मॉडल वो मॉडल है जिसमें वो फर्म जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन सबसे कम है वो प्राइस लीडर का काम करती है और बाकी फर्म उसको फॉलो करती हैं। लेकिन जो फर्म फॉलो कर रही है वो ये जान लीजिए पूरी तरह से पैसिव नहीं है, वो पूरी तरह से लीडर पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जब भी प्राइस लीडर प्राइस सेट करेगी, कोई भी पर्टिकुलर प्राइस सेट करेगी, तो जो फॉलोअर है उसको ये जरूर है कि उस लीडर के प्राइस सेटिंग को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन इस सेंस में वो पूरी तरह पैसिव नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती। अगर वो प्राइस अपना लीडर के बराबर रख रही है तो साथ में कोटा एग्रीमेंट भी होना पड़ेगा कि लो प्राइस पे वो अधिक कोटा बेच पाए, और अगर कोटा एग्रीमेंट नहीं है तो फिर लीडर प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर सकता। तो ये डेफिनेशन आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, और इस पॉइंट को अभी हम आगे भी रिपीटेडली 1-2 बार एक्सप्लेन करेंगे कि इन केस ऑफ लो कॉस्ट, जो पहले एक पैराग्राफ पे यहाँ पे लिखा है, इन केस ऑफ लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप मॉडल्स, फर्म्स विद द लोएस्ट कॉस्ट सेट्स द प्राइस
कि जो लोएस्ट कॉस्ट फर्म है वो प्राइस सेट करती है, while the other firms follow but with a राइडर लगा दैट ऑफ कोटा एग्रीमेंट, कि जो जो फॉलोअर फर्म है उसको आपको थोड़ा लार्जर शेयर देना पड़ेगा एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस सिचुएशन, कि जब हायर प्राइस पे वो प्रोड्यूस कर रही है, जब लोअर प्राइस पे आएगी तो इट हैज टू assign a little larger quota or it has to produce little larger output. Only then the low cost pride leadership model would be viable. नहीं तो लो कॉस्ट प्राइड लीडरशिप मॉडल वायबल नहीं रहेगा, पूरी तरह से कारगर नहीं होगा। और उसी चीज को सेकंड लाइन में एक्सप्लेन किया, इट इंप्लाइज दैट फॉलोअर एट अ लोअर प्राइस मस्ट प्रोड्यूस अमाउंट एडिक्वेट इनफ टू मीट द नेसेसरी डिमांड, कि जो फॉलोअर है वो एडिक्वेट अमाउंट प्रोड्यूस करे ताकि नेसेसरी डिमांड वो मीट कर सके, नहीं तो जो लीडर है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस पे अपना आउटपुट नहीं बेच पाएगा, ये मतलब है उसका। और यहाँ पे डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन है लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप फर्म का, नेक्स्ट स्लाइड में, कि डायग्रामेटिकली हम लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप मॉडल को इलस्ट्रेट कर रहे हैं। और यहाँ लिखा है पहली लाइन में कि टू इलस्ट्रेट लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप मॉडल्स डायग्रामेटिकली हम कुछ एजम्पशंस ले रहे हैं। पहला एजम्पशन है कि देयर आर टू फर्म्स इन द मार्केट, कि मार्केट में दो फर्म्स हैं और दोनों आइडेंटिकल गुड प्रोड्यूस कर रही है। तो पहली बात यह है कि दो फर्म्स हैं और दोनों आइडेंटिकल गुड प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफर कर रही है। तो तीन बातें हैं, देयर आर टू फर्म्स, सेकंड प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल गुड, और तीसरी डिफरेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनका अलग है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेंस इस वजह से है, जो हमने सेकंड पैरा में यहाँ लिखा है, क्योंकि डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज बिकॉज डिफरेंट एफिशिएंसीज ऑफ द टू फर्म्स, कि दो फर्म्स हैं उनकी एफिशिएंसी फर्क है। एक फर्म जिसकी लोअर एफिशिएंसी है वो हाई कॉस्ट है, और जो ज्यादा एफिशिएंट है उसकी लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये चीज हमने यहाँ थर्ड लाइन में लिखी हुई है। अब इस बैकग्राउंड में हमने बताया है कि दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों फर्म जो हैं दे आर इक्वली शेयरिंग द मार्केट, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि बोथ फर्म्स हैव अनइक्वल शेयर इन द मार्केट। तो एक एक करके इन केसेस को पढ़ेंगे यहाँ पे लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप मॉडल में। पहला है केस फर्म्स हैविंग इक्वल शेयर इन द मार्केट, कि पहला केस है कि फर्म जो है दे आर हैविंग इक्वल शेयर इन द मार्केट, कि मार्केट में उनका शेयर बराबर है। सिंस बोथ फर्म्स, यहाँ पे ये लिखा हुआ, सिंस बोथ फर्म्स हैव इक्वल शेयर इन द मार्केट, देयरफॉर मार्केट डिमांड कर्व इज जस्ट एज फार अवे फ्रॉम द फर्म्स डिमांड कर्व एज द फर्म्स डिमांड कर्व इज फ्रॉम वाई एक्सिस। यानी यहाँ पे जो बात लिखी है वो ये है कि क्योंकि दोनों फर्म का शेयर बराबर है, इसलिए जो एक फर्म का डिमांड कर रहा है वही दूसरे फर्म का डिमांड कर रहा है। पहली बात कि बिकॉज बोथ द फर्म्स हैव इक्वल शेयर इन द मार्केट, इसलिए जो एक फर्म का डिमांड कर रहा है कैपिटल डी स्मॉल डी स्टार, वही दूसरे फर्म का डिमांड कर रहा है। और दूसरी बात कि इन दोनों इसको डबल कर देंगे तो हमें मार्केट डिमांड कर मिल जाएगा, जो टोटल मार्केट डिमांड कर रहा है, क्योंकि जितनी डिमांड पहली फर्म की है उतनी सेकंड की है, दे आर हैविंग इक्वल शेयर इन द मार्केट। तो बोथ आर फेसिंग द सेम डिमांड कर, यानी इंडिविजुअल डिमांड कर दोनों का एक है। मार्केट डिमांड फर्क हो जाएगा क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो वो डबल हो जाएगा। तो मार्केट डिमांड कर वाई एक्सिस से उसकी दूरी जो है वो 2 टाइम्स है जितनी इंडिविजुअल डिमांड कर की वाई एक्सिस से। ये मतलब है इसका कि अगर इंडिविजुअल डिमांड कर की दूरी वाई एक्सिस से मान लीजिए
2 या 2.5 सेंटीमीटर है तो मार्केट डिमांड कर भी दूरी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि वो डबल हो जाएगी, क्योंकि 2 फर्म है, हमने ये मान लिया और दोनों आइडेंटिकल गुड प्रोड्यूस कर रही है। तो ये चीज हमने स्लाइड में भी आगे दिखाई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैपिटल डी स्टार मार्केट डिमांड कर्व है। दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैपिटल डी स्मॉल डी स्टार है। तो ये आप ड्रॉ कर लीजिए पहले, कैपिटल मार्केट डिमांड कर्व, कैपिटल डी स्टार और कैपिटल डी और स्मॉल डी स्टार इंडिविजुअल डिमांड। बस ये ध्यान रखिएगा जब दोनों एक पॉइंट से शुरू कर रहे हैं तो नीचे आपको एक पॉइंट ले लीजिए, वहां 5 सेंटीमीटर पर एक निशान बनाइए, एक 2.5 पे, और पॉइंट डी से उनको जोड़ दीजिए और आगे बढ़ा दीजिए, तो इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड कर्व आपका निकल आएगा। फिर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हमने बताया आपको कि वो वाई एक्सिस और जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है उसके हाफ से जाएगा। तो एमआर इंटरसेक्ट करेगा वाई एक्सिस को और इंडिविजुअल डिमांड कर्व को, यानी अगर वो 2.5 है तो 1.25 पे एक निशान बनाइए, वहां से एमआर निकाल दीजिए तो एमआर बन जाएगा। तो ये काम यहाँ पे करना है। बाकी पॉइंट्स हमने आगे बताए हैं, लेकिन डायग्राम हमारे पास आगे शायद ये ना हो, एक जगह मैंने आगे बनाया लेकिन बाकी जगह नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको डायग्राम को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें आपके लिए। तो पहला काम आपने इंडिविजुअल मार्केट डिमांड कर्व को बनाया, फिर इंडिविजुअल डिमांड कर्व को, फिर एमआर को। अब आप देखो, हमने बताया कि दोनों फर्म की एफिशिएंसी फर्क है, इसलिए दोनों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्क है। MC1 पहली फर्म का है जो ज्यादा एफिशिएंट है, वो नीचे से जा रहा है। MC2 सेकेंड फर्म का है जो ऊपर से जा रहा है, और ये गैप काफी ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो प्राइस डिटर्मिनेशन में प्रॉब्लम आएगी। गैप आपको दिखाया है काफी ज्यादा हो, कम जगह में ही आप अच्छा डायग्राम बना सकते हैं। ये डायग्राम बनाने की मैंने कोशिश की है और आप भी उसको एमुलेट कर सकते हैं, आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। एमआर को MC1 E1 पॉइंट पे काट रहा है और MC2 एमआर को E2 पे काट रहा है, आप देख सकते हैं E1 और E2। E1 इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है पहली फर्म का, वहां से एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए, सीधी लाइन खींचिए जो डिमांड कर्व को M पॉइंट पे मीट कर रही है, तो वहां प्राइस डिटरमिन हो जाएगा MX1 या OP1। ये फर्म 1 का प्राइस है, लो कॉस्ट फर्म है इसलिए इसका प्राइस लो है। अब E2 से एक सीधी लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए और उसे डिमांड कर्व तक बढ़ा दीजिए, वो N पॉइंट पे मीट कर रही है। तो NX2 या OP2 फर्म 2 का प्राइस है, वो हायर प्राइस है क्योंकि वो लेस एफिशिएंट फर्म है, उसकी कॉस्ट अधिक है। लेकिन चूंकि वो दोनों एक ही कमोडिटी बना रहे हैं इसलिए प्राइस डिफरेंशियल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर प्राइस डिफरेंशियल रहेगा तो सेकंड फर्म को माल बेचने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए second firm would be forced to sell the commodity at price OP1 because they are producing identical goods. तो सेकेंड फर्म जो है उसकी मजबूरी है कि उसे अपना माल OP1 पे बेचना पड़ेगा और वहां पे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे MR MC के बराबर नहीं है। क्योंकि प्राइस अगर वो कम कर देगी तो वहां MR MC के बराबर नहीं रह जाएगा। फर्स्ट फर्म तो अपना प्राइस प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही है क्योंकि MR MC के बराबर है OP1 पे। सेकेंड फर्म को जब अपना प्राइस कम करना पड़ेगा तो कम प्राइस पे वो ज्यादा माल बेच सकती है, अधिक आउटपुट बेच सकती है। इसलिए एट प्राइस OP1 फर्स्ट फर्म इज सेलिंग OX1 आउटपुट एंड सेकेंड फर्म शुड आल्सो सेल OX1, क्योंकि इक्वल मार्केट शेयर है और OX1 जो है ये X1 X स्टार के बराबर है। तो OX1 चाहे कह लीजिए चाहे X1 X स्टार कह लीजिए, जो फर्स्ट फर्म जो सेकेंड फर्म बेचेगी।
तो OX1 प्लस X1 X स्टार वो OX स्टार के बराबर हो जाएगा, ये टोटल मार्केट डिमांड है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जब सेकेंड फर्म अपना प्राइस कम कर रही है तो जो लो कॉस्ट फर्म है उसको अकोमोडेट करना पड़ेगा बाय प्रोवाइडिंग लार्जर शेयर इंस्टेड ऑफ OX2। तो शुरू में वो OX2 बेच रही थी, लेकिन अब वो OX1 बेचेगी, यानी ज्यादा आउटपुट बेचेगी, और ये एकोमोडेशन उसे करना पड़ेगा। इस सेंस में मैंने बताया था कि जो हाई कॉस्ट फर्म है पूरी तरह पैसिव नहीं है, जो फॉलोवर फर्म है वो पूरी तरह पैसिव नहीं है, पूरी तरह डोरमेंट नहीं है, पूरी तरह डोरमेंट नहीं है। लो कॉस्ट फर्म को उसे रिलेटिवली लार्जर शेयर प्रोवाइड करना पड़ेगा एट लोअर प्राइस, तभी फर्स्ट फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है। तो वही चीज यहाँ आगे स्लाइड में हमने दिखाई हुई है, यहाँ पे लिखा है ऑल्सो इट इज एविडेंट फ्रॉम फिगर 1 दैट फर्म विच इज मोर एफिशिएंट हैज लोअर एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व देन फर्म 2। तो पहली फर्म का ACMC जो है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट वो लो है फर्स्ट फर्म के सेकंड फर्म के मुकाबले। फिर दूसरी बात यहाँ लिखी है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस ऑफ फर्म 1 इज OP1, OP1 उसका प्राइस है, और फर्म 2 का OP2 है, और ये प्राइस जो सेट है इट इज करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट्स M एंड N विच आर ऑन द डिमांड कर्व DD डैश, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और both these points also correspond to E1 and E2 where MC1 and MC2 are equal to MR which is a common curve for both the firms, क्योंकि दोनों का डिमांड कर्व एक है। और इस स्लाइड में वही बात, वही डायग्राम को आगे एक्सप्लेन किया है कि करस्पॉन्डिंग टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस ऑफ OP1 OP2 फर्म 1 and 2 आर प्रोड्यूसिंग OX1 OX2 आउटपुट। फर्म 1 OX1 बना रहा, फर्म 2 OX2 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा। Difference in profit maximizing price of two firms is due to difference in efficiency. जो प्राइस डिफरेंशियल्स है दोनों फर्म के बीच वो उनकी एफिशिएंसीज की वजह से है। क्योंकि यहाँ लिखा है कि बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल डिमांड फेस कर रहे हैं और दोनों सेम गुड बना रहे हैं, इसलिए जो मेन डिफरेंशियल है वो एफिशिएंसी ऑफ फर्म है, जिसकी वजह से ये प्राइस डिफरेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। और तीसरी बात यहाँ लिखी है कि इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर फर्म 2 टू सेल द सेम प्रोडक्ट एट हायर प्राइस, कि हाई प्राइस पे उसी वस्तु को वो नहीं बेच सकती जिसे फर्म 1 लो प्राइस पे बेच रहा है, क्योंकि मार्केट सेकंड फर्म का चेंज है। तो इसलिए फर्म 2 को लो कॉस्ट लीडर के प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। ये यहाँ पे पहली लाइन में लिखी है। साइमल्टेनियसली दूसरी बात लिखी, फर्म 2 हैज टू प्रोड्यूस लार्जर आउटपुट देन बिफोर। पहले OX2 बना रहा था, लेकिन जब उसने लीडर के प्राइस को फॉलो किया OP1, अब वो OX1 आउटपुट बनाएगा, और OX1 जो है वो X1 X स्टार के बराबर है। तो चाहे OX1 कह लीजिए चाहे X1 X स्टार कह लीजिए, और ये इस वजह से उसे बनानी पड़ेगी क्योंकि लोअर प्राइस पे मार्केट डिमांड बढ़ गई है, और फर्म 1 को ये हायर आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए फर्म 1 को एकोमोडेट करना पड़ेगा, नहीं तो फर्म 1 अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगी। ये चीज यहाँ पे दूसरी बात लिखी है कि अगर फर्म 1 ये सोचे कि हम उसे मार्केट भी ना दें और उसे OX2 बनाने दें, तो ये संभव नहीं है। फिर पहली फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगी, क्योंकि M पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए पूरी तरह से सेकेंड फर्म फॉलोअर तो है, लेकिन पूरी तरह से पैसिव या डिपेंडेंट नहीं है फर्स्ट फर्म पे। यहाँ पे वो बात लिखी है, इन दिस सेंस प्राइस फॉलोअर फर्म इज नॉट कंप्लीटली डोसाइल या पैसिव, इनएक्टिव नहीं है पूरी तरह से। इट मे बी फोर्स टू एडोप्ट द प्राइस सेट बाय द लीडर, यानी उसकी मजबूरी है कि जो लीडर प्राइस तय कर रहा है वो उसे फॉलो करना, बट अनलेस टाइड विद कोटा शेयरिंग एग्रीमेंट। लेकिन जब तक हम कोटा शेयरिंग एग्रीमेंट से उसे टाई अप नहीं करेंगे,
either formally or informally, the follower may push the leader to a non-profit maximizing position. तो जब अगर हम कोटा एग्रीमेंट से टाइट करते हैं कि नहीं भाई कम प्राइस पर तुम्हें ज्यादा कोटा देंगे, तुम्हें प्रोड्यूस करना, तो फिर फर्स्ट फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकती है, नहीं तो नहीं कर पाएगी. A similar inference would emerge in case 2 when firms have unequal share in the market. अगर फर्म का अनइक्वल शेयर है तब भी यही इन्फ्रेंस निकलेगा, लेकिन डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन बदल जाएगा. उसी चीज को यहां हमने केस 2 में रिप्रेजेंट किया हुआ है. फर्म्स हैव अनइक्वल शेयर इन द मार्केट. द ओनली डिफरेंस बिटवीन केस 1 एंड केस 2 इज दैट द टू फर्म्स आर डिफरेंट डिमांड कर्व. कि दोनों फर्म का यहाँ डिमांड कर्व फर्क है, वहां डिमांड कर्व सेम था. पहली फर्म का डिमांड कर्व डी कैपिटल डी स्टार है, दूसरी फर्म का स्मॉल डी कैपिटल डी है, और इनके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस और डिमांड कर्व के मिडवे से एमआर जा रहा है. एमआर स्टार फर्म 1 का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, एमआर फर्म 2 का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है. आप देख भी सकते हैं कि E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट है फर्स्ट फर्म का, E2 इक्विलिब्रियम पॉइंट है सेकंड फर्म का. E1 जो है वो ग्रीन एमआर कर्व को काट रहा है, जो MC1 है वो ग्रीन एमआर कर्व को नीचे से काट रहा, वो E1 है, और उसके करस्पॉन्डिंग MX स्टार प्राइस है या OP1 प्राइस है. E2 से अगर हम लें जो MC2 येलो एमआर कर्व को नीचे से काट रहा है और वहां से हम डिमांड कर्व तक प्राइस लाइन बना दें तो OP2 प्राइस है या NX1 या NX है, सॉरी NX. तो फर्स्ट फर्म जो है वो OX स्टार प्रोड्यूस करेगी, सेकेंड फर्म इनिशियली OX आउटपुट प्रोड्यूस करेगी. लेकिन अगर गुड्स आइडेंटिकल हैं तो डिफरेंस प्राइस का नहीं होगा, वही बात जो पहले बताई थी. फर्स्ट फर्म जो है जो प्राइस तय किया OP1 उसी पे सेकंड फर्म को अपना माल बेचना पड़ेगा. तो सेकंड फर्म को भी OP1 प्राइस है, लेकिन यहाँ पे उसे लार्जर आउटपुट प्रोड्यूस करने का अवसर मिला है OX1, और फर्स्ट फर्म को विलिंगली सेकेंड फर्म को लार्जर शेयर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं देगी तो फर्स्ट फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करेगी. इट हैज टू मूव फ्रॉम E1 पॉइंट. तो इस सेंस में मैंने बताया कि सेकेंड फर्म इज नॉट फुली डोसाइल या डॉर्मेंट नहीं है, पूरी तरह इनएक्टिव नहीं है कि जो फर्स्ट फर्म चाहे वो करे. इतना तो जरूर उसे करना पड़ेगा कि जो प्राइस लो कॉस्ट लीडर ने बनाया है, सेट किया है OP1, उसे माल बेचना पड़ेगा उस पर. लेकिन साथ ही साथ जो लो कॉस्ट फर्म है उसको एकोमोडेट करना पड़ेगा बाय प्रोवाइडिंग लार्जर शेयर इंस्टेड ऑफ OX. इट हैज टू प्रोवाइड OX1 मार्केट शेयर. तो जब ज्यादा शेयर नहीं देगी तो फर्स्ट फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करेगी, फर्म 1 को E1 पर ऑपरेट फिर नहीं कर पाएगी, क्योंकि E1 पर MR MC के बराबर है, MC MR को काट रहा है जहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है. तो इस सेंस में सेकंड फर्म जो है, जो हाई कॉस्ट फर्म है, वो पूरी तरह प्राइस के सेंस में तो फॉलोअर है, लेकिन पूरी तरह डॉर्मेंट नहीं है, इनएक्टिव नहीं है, बल्कि एट लो प्राइस इट गेन्स लिटिल लार्जर मार्केट शेयर. तो उस सेंस में उसे एडवांटेज है सेकंड फर्म को, और फर्स्ट फर्म विलिंगली उसे एकोमोडेट करेगी, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द फर्स्ट फर्म टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. यही बात आगे हमने स्लाइड में समझाई है, वही डायग्राम मैंने जो पहले बनाया था यहाँ दिया है, और यहाँ लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स E1 E2 हैं, क्योंकि यहाँ MR MC के बराबर है, MC MR को नीचे से काट रहा है. करस्पॉन्डिंग टू E1 आर पॉइंट्स M पॉइंट है फर्म 1 के लिए, और यहाँ पर OX स्टार आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रही है, और प्राइस है OP1. सिमिलरली करस्पॉन्डिंग टू E2 आर पॉइंट्स N
ऑन फर्म टू डिमांड कर्व, n है उसके डिमांड कर्व पे, जहां प्राइस OP2 है और आउटपुट OX है। ये पहले भी हमने आपको समझाया था। और चूंकि प्रोडक्ट प्रोड्यूस आइडेंटिकल है, सेम है, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर फर्म 2 टू चार्ज हायर प्राइस देन फर्म 1, यानी फर्म 2 OP2 प्राइस नहीं चार्ज कर पाएगी, उसे OP1 प्राइस चार्ज करना। और यहाँ लिखा है फर्म 2 देयरफॉर हैज टू एक्सेप्ट द प्राइस सेट बाय फर्म 1, फर्म 1 ने जो प्राइस तय किया वो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा साइमल्टेनियसली फर्म 2 हैज टू प्रोड्यूस लार्जर आउटपुट, लेकिन साथ ही साथ प्राइस एक्सेप्टेंस के साथ साथ उसे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है। इंस्टेड ऑफ OX इट हैज टू प्रोड्यूस OX1 टू मीट हायर मार्केट डिमांड, अदरवाइज फर्म वुड नॉट बी एबल टू सेल आउटपुट एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस। नहीं तो OX स्टार आउटपुट जो है फर्म 1 वो नहीं बेच पाएगी और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगी। इसलिए फर्म 1 को विलिंगली सेकंड फर्म को लार्जर शेयर देना पड़ेगा और सेकंड फर्म को वो भूमिका अदा करनी पड़ेगी। तो मैंने बताया कि फॉलोअर केवल प्राइस सेंस में है, लेकिन पूरी तरह डोरमेंट नहीं है सेकंड फर्म, उसको थोड़ा लार्जर मार्केट शेयर मिलेगा जिससे उसे थोड़ा फायदा होगा। और वही चीज यहाँ लिखी है, इट मे बी इन दिस सेंस द प्राइस फॉलोअर इज नॉट कंप्लीटली डोसाइल, इट मे बी फोर्स टू अडोप्ट द प्राइस सेट बाय लीडर, कि उसको हम फोर्स कर सकते हैं कि जो लीडर ने प्राइस सेट किया उस पर आप माल बेच के, but unless tied with quota sharing agreement either formally or informally the follower may push the leader to non profit maximizing position। कि अगर हम इस कॉल्यूसिव मॉडल को कोटा शेयरिंग से ना टाई करें तो फिर फॉलोअर जो है वो जो लो कॉस्ट फर्म है या जो लीडर है उसको नॉन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट पोजीशन पे पहुंचा देंगे। तो जो लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप मॉडल है उसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि जो हाई कॉस्ट फर्म है उसे प्राइस वही लेना पड़ेगा जो लो कॉस्ट फर्म तय कर रही है। और दूसरी बात ये है कि जब वो प्राइस कम कर रही है तो उसको लार्जर मार्केट शेयर मिलेगा और वो मार्केट शेयर लो कॉस्ट फर्म को उसे देना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं देगी तो फिर जो लो कॉस्ट फर्म है वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगी। तो इसलिए यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस फॉलोअर पूरी तरह से डोसाइल या डोरमेंट या इनएक्टिव नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो प्राइस लो कॉस्ट लीडर ने तय किया उसे माल बेचना है, लेकिन साथ ही साथ इसके कोटा शेयरिंग एग्रीमेंट कहीं ना कहीं फॉर्मली तो करना मुश्किल है, इनफॉर्मली जरूर हो जाना चाहिए। और वो इनफॉर्मल एग्रीमेंट एक तरह से ये है कि जो लो कॉस्ट फर्म है वो अपना आउटपुट चेंज ना करे, लेट द फॉलोअर चेंज इट्स आउटपुट। तो उस सेंस में इनफॉर्मल एग्रीमेंट हो सकता है। और जो हायर कॉस्ट फर्म है उसको प्राइस लो करने से प्रॉफिट मैक्सिमाइज तो नहीं होगा, लेकिन लार्जर शेयर मिलेगा, ये एक फायदा रहेगा। और इस सेंस में वो पूरी तरह से डोसाइल या डोरमेंट नहीं है। डोरमेंट केवल उस सेंस में है कि इट हैज टू सेल इट्स आउटपुट एट द सेम प्राइस एट विच लो कॉस्ट और मोर एफिशिएंट फर्म इज सेलिंग द आउटपुट। सो दीज आर द टू केसेस जो हमने एक्सप्लेन किए हैं। मैंने यहाँ बुक्स भी लिखी हैं, कुर्सियानिस की है और पेंडिक रूबेनफील्ड की है, जहां से मैटर कलेक्ट करके हमने आप तक पहुंचाया है। और एक छोटा लेक्चर है, एक शुरुआत भी है, लेकिन इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली ये कि प्राइस सिग्नलिंग क्या होता है और प्राइस सिग्नलिंग और प्राइस लीडरशिप में क्या फर्क है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये बताई है कि जब आपको प्राइस सिग्नलिंग प्राइस लीडरशिप में पता है तो प्राइस लीडरशिप के 3 फॉर्म्स हो सकते हैं, लो कॉस्ट, डोमिनेंट और बैरोमेट्रिक। और लो कॉस्ट पे फिर हमने 2 केसेस आपको बताए हैं।
firms selling with equal market share or firms selling with unequal market share. इक्वल मार्केट शेयर में दोनों फर्म का डिमांड कर्व सेम है और अनइक्वल मार्केट शेयर में दोनों फर्म का डिमांड कर्व फर्क है, लेकिन बाकी इन्फ्रेंसेस सेम है। वो इन्फ्रेंस ये है कि लो कॉस्ट जो प्राइस लीडर है वो प्राइस सेट करेगी और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेगी, लेकिन जो फॉलोअर फर्म है, हाई कॉस्ट फर्म है, वो लो कॉस्ट के प्राइस को अडॉप्ट करेगी क्योंकि प्रोडक्ट प्रोड्यूस इज सेम, लेकिन पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट या डोरमेंट नहीं है। एट लो प्राइस जो मोर एफिशिएंट फर्म है, जो लीडर है, इट हैज टू अकोमोडेट द हाई कॉस्ट फर्म और it has to accommodate the follower by providing larger market share or larger quota in the market. तो उस सेंस में जो फॉलोअर फर्म है वो थोड़ी सी गेनर भी है बिकॉज इट इज गेटिंग लार्जर शेयर इन द मार्केट। और ये चीज फिर ध्यान में रखनी है कि जो प्राइस लीडरशिप मॉडल है उसमें जो लो कॉस्ट है वो लीडर तो है, लेकिन जो फॉलोअर है वो पूरी तरह से लो कॉस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। टू सम एक्सटेंट इज डिपेंडेंट by following the price set by the leader, but at low cost, at lower price, the low cost firm has to accommodate the follower firm by providing larger market share. तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में, जो आपको ध्यान में रखनी है। और क्योंकि लेक्चर बनाने में टाइम लगता है एक्चुअली, आई हैव टू टाइप इट ऑल और फिर स्लाइड बनाना और फिर ये देखना कि जो आप तक जाए वो बात हम कहना चाह रहे हैं वो पहुंच जाए आप तक और आसानी से पहुंच जाए और सारी बातें कवर भी हो जाएं, क्योंकि ये लेक्चर आप लोग नहीं, आप लोग के अलावा जो सीनियर्स हैं और जो और लोग हैं तमाम, वो लोग इस लेक्चर को वॉच करते हैं। तो लेक्चर में परफेक्शन भी रहना जरूरी है, इसलिए लेक्चर कई बार आप तक पहुंचने में टाइम लग सकता है। तो मुझे वो टाइम दीजिएगा आप लोग और अपना फीडबैक जरूर देते रहिएगा कि लेक्चर आपकी समझ में आया, आपको ठीक लगा या नहीं, क्योंकि आपके फीडबैक से ही गाड़ी आगे बढ़ सकती है। क्योंकि हम ऐसा लेक्चर नहीं चाहते कि किसी की समझ में कुछ ना आए। तो आई वांट दैट मेनी ऑफ यू शुड फॉलो, मेनी ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड द लेक्चर। फिर भी अगर कोई बात रह जाती है, यू कैन ऑलवेज आस्क, यू आर फ्री टू गिव मी एनी एडवाइस एंड यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी डाउट। आप पूछ सकते हैं, आप टेलीफोन कर सकते हैं 9451388135 पर। थैंक्स एंड गुड विशेस। ओके, गुड बाय।